हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि है चैप्टर, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रे का लेक्चर 2 में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि पहले लेक्चर में अपन ने एक्सरसाइज 1 तक ख़त्म कर दिए थे। अब सेकंड लेक्चर में अपन कुछ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स और उनके कुछ प्रॉपर्टीज़। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आते हैं। मैं आपको पूरे इजी वे में समझाते चलता हूँ और फास्टेस्ट वे में, ठीक है। तो वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। आपने शायद क्लास 11 में तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़े ही होंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, आप लोग ने पढ़े होंगे। सबसे पहले एक एडिशन ऑफ वेक्टर होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये भी आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ ही लिए होंगे, जहाँ तक उम्मीद है। पीसीएम वाले बच्चों ने पढ़े होंगे, और मैं जानता हूँ कि यहाँ कॉमर्स वाले बच्चों को भी ये चैप्टर है, तो उनको थोड़ा सा मतलब लाइटली डिफरेंस लगेगा, लेकिन ईजी वे में समझाऊंगा तो हो जाएगा। दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। दो वेक्टर्स एडिशन होते हैं, अपन दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो रहता है कि दो दो एडजेसेंट साइड, जैसे कि ये ले लो, ए और बी और सी। इसमें दो एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, दो एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन अ ऑर्डर is the equal to the third resultant side of an triangle, equal to the third resultant side of an triangle in reverse order। मेरी लास्ट बात आपको ध्यान रखनी है, रिवर्स ऑर्डर में लेना है, ठीक है। जैसे ये एक ऑर्डर है, ए से बी जा रहा है तो ये वेक्टर ए है, और बी से सी जा रहा है तो ये वेक्टर बी है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ए प्लस बी वेक्टर होगा, तो उनका जो होगा ऑर्डर वो ए से सी जाएगा, यानी इन दोनों को वेक्टर्स को कट करता है ना। तो इसको अपन मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, जैसे ए बी, जो ए बी वेक्टर है, जिसको अपन ए वेक्टर भी बोले हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल है इनके रिजल्टेंट के ए सी वेक्टर इन रिवर्स इन ऑर्डर। क्या, रिवर्स इन ऑर्डर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, ये क्या होता है डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो एक वेक्टर ए है, दूसरा एक वेक्टर है, ये है वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है। डायरेक्शन, हर वो लाइन वेक्टर नहीं होती, अगर लाइन में डायरेक्शन दिया है तभी वो वेक्टर मानी जाती है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि आपके 3 डायमेंशनल चैप्टर में इसका बहुत यूज़ होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ऑर्डर में है, तो उनका जो लास्ट वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिवर्स होगा इन ऑर्डर के, ठीक है। जैसे ये इधर से ए सी, ये है ए सी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो आएगा ना, ये नेगेटिव साइड जा रहा है, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव साइड जा रहा है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी वैक्टर माइनस बी वैक्टर, ठीक है। ये वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन अपन को नॉलेज के तौर पे याद रखना चाहिए कि कभी अगर पूछ लिया तो अपन उनकी नेगेटिव वेक्टर भी अपन को बनाना है, नेगेटिव ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनानी है, तो अपन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर इसमें क्या रहता है, देखो दो साइड्स हैं, मान लो एक है एक है बी वेक्टर, एक है ए वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन ज़रा मैं जो बोल रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है। ट्राइंगल लो के जैसे ही है, टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द थर्ड एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, थर्ड एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम के इक्वल होगी। मीट एट अ पॉइंट टू फॉर्म द पैरेललोग्राम इन ऑर्डर। जैसे बी, ये ओ पॉइंट है मान लो, तो ये ओ से बी वेक्टर तक जा रहा है, और इसका ये ओ से ए वेक्टर तक जा रहा है। इसको ज़रा आप ध्यान में रखिएगा। मैं एक बार और डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये वाला थोड़ा डायग्राम के कारण आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया ओ बी और ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ये याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, जो एक पॉइंट है ना ओ, इनिशियल पॉइंट ये है, और इसकी दो डायरेक्शंस जाती है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में। एक जाती है ओ बी, ये इस साइड जा रही है, और एक इस साइड जाती है, ठीक है। इसको ज़रा आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं इसको थोड़ा पढ़ देता हूँ, ये डेफिनेशन भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। ट्राइंगुलर लॉ इज इक्विवेलेंट टू द पैरेललोग्राम
ऑफ लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के इक्वल है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ने ये बात क्यों कहा कि ट्राइंगल लॉ इज इक्विवेलेंट टू पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्यों कहा? तो इसका मैं आपको रीज़न देता हूँ क्यों कहा मैंने। क्योंकि ट्राइंगल लॉ में क्या रहता है, देखिए अपन ने ये पढ़े थे, एक वेक्टर ए रहता है, एक वेक्टर बी रहता है जो कि ऑर्डर में रहते हैं, और एक वेक्टर सी रहता है। ठीक है, एक वेक्टर सी रहता है। अब ये जो ट्राइंगल लॉ है वो इक्विवेलेंट कैसे है पैरेललोग्राम लॉ के? तो ये क्यों है? क्योंकि अगर अपन इसको एक मीट करा देंगे, मतलब दो लाइंस, दो वेक्टर्स को अगर एक जगह पे मीट करा देंगे तो बन जाएगा ना पैरेललोग्राम। और अपन इसको कैसे बोल सकते हैं, ए बी सी और डी। अगर इसके डायरेक्शंस अपन दिखा दें, जैसे ये ए से बी जा रहा है, अब बन गया ये ट्राइंगल लॉ से ही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी कारण अपन ने इसको इक्विवेलेंट बोले थे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस के। ठीक है, तो चलिए अब अपन आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें आते हैं अपन सबसे पहले प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, मान लो वेक्टर एडिशन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जैसे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है तो वो इक्वल होता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। यानी दो वेक्टर का अगर सम करो तो वेक्टर वो सेकंड वेक्टर के फर्स्ट वेक्टर से, ठीक है, मतलब उनके जो ऑर्डर हो उसको अगर रिवर्स भी कर दें तो कुछ फ़र्क नहीं है। अगर इसको इधर भी ले आएँ और इसको इधर भी ले आएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, दूसरी अपन बात कर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव वो होती है जो कि जैसे कि मैं आपको लिख के बताता हूँ, आपको इससे समझ में आ जाएगा लिखने से। इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि दो वेक्टर्स का सम करके तीसरे वेक्टर से सम, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ जनरली पूछी नहीं जाती है लेकिन अपन को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, क्वेश्चंस अपन को समझ में नहीं आ पाते और क्वेश्चंस इन्हीं टाइप की प्रॉपर्टीज़ से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो और तीसरी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जैसे नाम से पता चल रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, ऐड होगा। अगर आप किसी वेक्टर को ज़ीरो से ऐड करोगे, यानी ज़ीरो वेक्टर, एक वेक्टर भी तो एक ज़ीरो वेक्टर है, से ऐड करोगे तो हमेशा वेक्टर ही आएगा। जो वेक्टर आप ऐड करोगे वही वेक्टर उसके आंसर में आएगा। तो क्या अपन बोल सकते हैं कि ज़ीरो वेक्टर इज़ दी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ज़ीरो वेक्टर जो है एडिटिव आइडेंटिटी है वेक्टर ए के। दूसरी चीज़ अपन को ध्यान रखनी है वो है एडिटिव इन्वर्स। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी सेम टाइप का लग रहा होगा, देखिए डिफरेंस देखिए उसमें। एडिटिव इन्वर्स में अपन ने जो ऐड करेंगे ज़ीरो से वो ए आ जाएगा। वेक्टर ए में अगर उसी का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर ए लिखेंगे तो उसका वेक्टर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि माइनस वेक्टर ए जो है इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, बन जाएगा ये भी आपको। और तीसरी, अब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं एग्ज़ाम के क्राइटेरिया से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो वो है, सबसे पहले कंडीशन ऑफ को लीनियरिटी। ये आपको वेक्टर 3 डायमेंशनल में भी आएगा तो इसको ध्यान से समझिए। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, जैसे एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, अपोजिट इन डायरेक्शन, ये ध्यान रखिएगा, और ये वेक्टर सी है। तो आप अगर इसको कोलिनियर शो करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ये 3 वेक्टर दिए हैं, इनको आपको कोलिनियर शो करना है, तो आप कैसे करोगे? उसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक फार्मूला डेराइव करवाता हूँ। अगर किसी भी दो वेक्टर्स की कोलिनियरिटी शो करनी है या फिर उसकी कोलिनियरिटी बतानी है कि ये कोलिनियर है कि नहीं, तो उसको अपन कैसे निकालेंगे, देखिए। उसके लिए सबसे पहले अपन यहाँ पे समझा देता हूँ। मैंने एक एग्जांपल ले लिया हूँ। एग्जांपल है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर माइनस 4j प्लस 6i प्लस 6j माइनस 8k, सॉरी। और जो लास्ट वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच में निकालनी है ना, तो दो वेक्टर्स, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक बात बताइए, इसको अपन ये नहीं लिख सकते क्या? हाँ, क्या लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लो, 2, यहाँ पे 2i
प्लस 3j, यहाँ पे माइनस आएगा प्लस 8, ठीक है, ये हो गया वेक्टर। अब देखो इसको कैसे शो कर सकते हैं अपन। जब भी, ध्यान रखिएगा मेरे वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा, जब भी वेक्टर बी या वेक्टर ए ट्वाइस हो किसी वेक्टर के, और उन दोनों में यही रिलेशन हो कि वेक्टर ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए, तो ये रिलेशन से अपन क्या बता सकते हैं कि वो जो दो वेक्टर हैं वो कोलिनियर हैं। इनको कंपेयर कैसे करें, कंपेयर करते हैं, इनका एक कंपेयर करते हैं, वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए, ठीक है। इससे कंपेयर करके अपन क्या लगा सकते हैं कि दो वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। अब अपन बता सकते हैं देन वी सी दैट बोथ वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। कैसे हैं, कोलिनियर, कोलिनियर टू ईच अदर, दूसरे के कोलिनियर है, ठीक है। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए आप मतलब अपनी कॉपी पेंसिल निकाल के ही बैठिएगा, ये ऐसे समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन, अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, और ये जो है एग्ज़ाम में 1 to 2 मार्क में ये पूछा गया है हर साल। तो आपको ये इसमें बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जनरली ये बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न करता है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ, 1i प्लस 2j प्लस 3k, एक वेक्टर दिया है, उसका जो डायरेक्शन रेशियो निकालना है अपन को, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर। तो मैं आपको एक चीज़ अच्छी बता दूं कि अगर जो भी स्केलर किसी भी वेक्टर के अगर स्केलर कंपोनेंट होते हैं वही उसके डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो 1 to 3। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर्स, किसी भी यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को अपन डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई वेक्टर लिखे हैं, यही वाला वेक्टर लेते हैं, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने, तो ये करिए और उसको एक यूनिट वेक्टर बनाइए, जैसे ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको यूनिट वेक्टर मैंने कैसे बनाया, आपने ये तो पक्का पढ़े होंगे अभी तक कि वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो मैंने कुछ नहीं किया, पहली एक्सरसाइज में अपन ने पढ़े थे कि वेक्टर ए को मैंने वैसे ही लिख दिया और मॉड ऑफ इनका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, इस वेक्टर का ऐसे लिख दिया और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तब मेरे पास ये जो है फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया, देखिए मेरे पास आया यहाँ पे √14, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर, तो इन सब का सम करो तो √14 आ गया, ठीक है। अब √14 को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो क्या है, 1/√14 आई कैप प्लस 2/√14 जे कैप प्लस 3/√14 के कैप, ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस और ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोस। डायरेक्शन रेशियोस स्केलर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस यूनिट। अब अपन एक एग्जांपल लेंगे 2 पॉइंट्स, एक नया टॉपिक उठाते हैं जो कि है वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अब इससे अपन कैसे सीख सकते हैं कि ये एक वेक्टर है जिसको 2 पॉइंट से जोड़ दिया गया है, एक वेक्टर है अपना P, एक वेक्टर है अपना Q, इसको 2 पॉइंट से जोड़ दिया गया है और इसका डायरेक्शन P से Q तरफ जा रहा है, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 और z1, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और z2, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अपन कैसे को निकालना है, तो अपन को ये पढ़े ही अपन ने पहले एक्सरसाइज में कि PQ वेक्टर क्या होता है, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप, यही होता है ना। PQ वेक्टर अपन ने निकाल लिए। अब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी अपन को लेंथ चाहिए थी, वेक्टर जॉइनिंग भी 2 पॉइंट्स, इसकी लेंथ निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। राइटिंग का इशू मेरे को पता है कि आपको हो रहा होगा, लेकिन उसको इग्नोर कीजिए, आप कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में क्योंकि जब भी अप्लाई करते हैं ना तो कोई भी कॉन्सेप्ट को, तो वो बिल्कुल से आपका माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल है आपकी बुक का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z सो दैट द वेक्टर a xi प्लस 2j प्लस z के एंड वेक्टर b 2i प्लस yj प्लस k वेक्टर के आर इक्वल।
अब ये जो वेक्टर्स हैं ये आपको दिख गया होगा अपने स्क्रीन में, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको करके दिखाता हूँ। सॉल्यूशन को आपको बड़े ध्यान से देखना है। जैसे वी नो दैट टू वेक्टर्स आर इक्वल व्हेन दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, दो वेक्टर्स तब इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, मान लो एक वेक्टर यहीं पे, एक वेक्टर उन लोग ने जो लिए हैं वो है एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के। ठीक है, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी 2i प्लस वाई जे प्लस के वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे उनने अपन से पूछा है कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है। इसको निकालने के लिए एक बहुत ईजी ट्रिक है, आप इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए। मैंने अभी क्या लिखा था, वी नो दैट द टू वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर कंपोनेंट्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। ठीक है दोस्तों, तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए, यानी x के इक्वल 2 है, y के इक्वल भी 2 है और z के इक्वल 1 है, जो कि इसमें दिया ही है पहले से ही, तो अपन को निकालना नहीं था, लेकिन अपन को x और y निकालने थे। ठीक है, ओ सॉरी z भी निकालने थे, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ दिया नहीं है, तो z इक्वल टू है, वैसे ही लिखा हुआ है 1। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन पढ़ते हैं। अब अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 6 क्या कहता है, एग्जाम्पल 6 का क्या कहना है, देखिए एग्जाम्पल 6 है, स्क्रीन पे आ गया हो। फाइंड यूनिट वेक्टर आर नॉट इक्वल सिंस देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर डिस्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर दिया है वेक्टर ए, सॉल्यूशन वेक्टर ए दिया है 2i प्लस 3j प्लस के वेक्टर। अपन को क्या पता है, वी नो दैट लिखेंगे, वी नो दैट कि वेक्टर ए इज इक्वल टू दी वेक्टर सॉरी ए कैप जो है इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। देन वेक्टर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए उन्हें डिस्टिंक्ट मतलब करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स अगर अलग अलग हैं तो क्या जो यूनिट वेक्टर है वो इक्वल होंगे इस वेक्टर के। ठीक है, तो उसका अपन को यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या कहता है, 2i प्लस 3j प्लस के वेक्टर। इसको अपन को निकालना आना चाहिए, वैसे आपने एक्सरसाइज 1 में कर ही लिए होंगे, इसलिए प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी अब तक आपकी, क्योंकि मैंने पहली वाली को अच्छे से पढ़ाया था। उसमें क्या है, 2i प्लस 3j प्लस के वेक्टर। इसका जो मैग्नीट्यूड निकालें, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 1, ये आएगा 9 10 और 1 14 का। ठीक है, तो अपना जो ये आ गया यूनिट वेक्टर क्या है, 2/√14i प्लस 3/√14j कैप प्लस 1/√14k कैप। ये हो गया अपना आंसर। उनने, आप सोच रहे होंगे ये आंसर कैसे हो गया, मैं आपको बताता हूँ। फाइंड यूनिट वेक्टर उनने बोला है, बाकी की जो उनने कथा बताया है ना वो बिल्कुल आपको उलझाने के लिए बताया है। उनने फर्स्ट वर्ड लिखा था फाइंड यूनिट वेक्टर आर नॉट इक्वल सिंस देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर डिस्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जो वेक्टर दिया है उसका यूनिट वेक्टर नहीं बताऊँ। एग्जाम्पल 7 जो है वो आपको खुद करना है, और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आपको दोबारा से फिर उसको अच्छे से समझा दूँगा। ठीक है, सेक्शन फार्मूला वो अपन को पढ़ना है, जो अगली एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है। सेक्शन फार्मूला जो है दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनली डिवाइड करता है और एक एक्सटर्नली डिवाइड करता है। वो अपन को कंडीशन देख के बताना पड़ेगा कि वो इंटरनली डिवाइड करे या एक्सटर्नली। मेन तौर है कि बच्चे एक्सटर्नली और इंटरनली वैसे ही पहचान जाते हैं क्योंकि उनको रेशियो समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं इंटरनली समझाता हूँ। फॉर इंटरनली के लिए क्या है, फॉर इंटरनली मान लो एक डायग्राम है, एक पॉइंट ओ है, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। मान लो ये पॉइंट क्यू है, एक पॉइंट पी है, और ये एक ओ पी वैक्टर है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, मान गए ये वेक्टर। अब यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर्स हैं ओ पी और ओ क्यू, तो उनके बीच में एक वेक्टर आ गया, इसका नाम है वेक्टर आर। इसको अपन इससे भी वेक्टर आर आ गया। ठीक है, अब अपन को वेक्टर आर निकालना है। वेक्टर आर कैसे, या फिर वो बोल सकता है वेक्टर आर निकालो, या फिर इन दोनों को किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जब वो ये बोले तब आपको वेक्टर आर उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया होगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अच्छे ध्यान से देख लीजिए। इस फॉर्मूले में वेक्टर आर इज इक्वल टू दी ओ आर वेक्टर्स, ओ आर वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, ओ आर वेक्टर के इक्वल है, इज इक्वल टू दी एम बी वेक्टर। मान लो हमेशा अपन लेंथ क्या लेते हैं,
पी आर अपॉन आर क्यू। आपने हमेशा 11th में भी पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, ये भाई तो बैठा ही है आपका। एम अपॉन एन, ठीक है। पी आर अपॉन आर क्यू क्या अपन लेते हैं रेशियो, एम अपॉन एन, यानी ये साइड एम होगी, ये साइड एन होगी। और मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वो कैसे होगा, इस वेक्टर को इसके साथ इंटू करना पड़ता है, एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और दूसरा है प्लस एन वेक्टर इंटू ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। वहाँ पे अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़े थे वो एक बार दिखा देता हूँ आपको। वो फॉर्मूला क्या था, अपन ने जो पढ़े थे वो एक्स निकालने के लिए था, ठीक है। एक्स निकालने के लिए था x2 m1 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अपन ने इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है कि m के साथ b का इंटू होगा और n के साथ a का इंटू और उनका m प्लस n, ठीक है। यही है। अब फॉर एक्सटर्नली के लिए देख लेते हैं। फॉर एक्सटर्नली ये क्या रहता है, जैसे कि अगर मान लो एक वेक्टर ये है, या वेक्टर r है, ये वेक्टर p है, और ये वेक्टर यहाँ पे वेक्टर q है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली इनको वहाँ से कर रहा है, ठीक है। एक्सटर्नली उनको एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो उसमें कैसे निकाल सकते हैं अपन वेक्टर r, ये वेक्टर r निकालना है अपन को, ठीक है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले देखेंगे पी आर अपॉन क्यू आर। पी आर अपॉन क्यू आर क्या होता है, एम अपॉन एन होता है। यहाँ पे क्या है, पी आर तो ये है, तो इसको मान लो एम, और पी क्यू क्या है, क्यू आर, ये मान लो, ठीक है। ये हमेशा हर चीज़ में कॉमन रहता है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए, पी आर अपॉन क्यू आर, क्योंकि डायग्राम बनाते समय आपको ये पता रहना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट फील करा रहा है अपन को, ठीक है। और मान लो ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है इंटरनली जैसा, तो इसका फॉर्मूला जो होगा तो ध्यान से देखिए, इस ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू दी, इस बार क्या होगा, एम के हमेशा की तरह एम का बी के साथ इंटू होगा और एन का ए के साथ इंटू होगा। लेकिन ये याद रखिएगा एक्सटर्नली में माइनस साइन बीच में आता है, बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, ये आपका वेक्टर हो गया, ठीक है। इसको ध्यान से रखिएगा। अब जो तीसरी चीज़ अपन को पता वो जो है वो है मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट, दो वेक्टर्स का मिड पॉइंट निकालना है। दो वेक्टर्स कैसे रेशियो में, उनका रेशियो पता है कि 1:1 रेशियो में डिवाइड हुए हैं, तो उनके बीच का मिड पॉइंट निकालना है। तो उसके लिए क्या रहता है, एक डायग्राम बना लीजिए फटाफट। ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, इसके बीच में मिड पॉइंट निकालना है। ये आर वेक्टर है, इसके बीच में मिड पॉइंट पता है 1:1, ठीक है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, जैसे कि अपन अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू दी, आर वेक्टर इज इक्वल टू दी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। ये तो निकालते हैं ना मैग्नीट्यूड में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। इसको भी अपन ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये भी अप्लाई होगा, ठीक है। अब आज अपन यहीं तक पढ़ते हैं, अगली वीडियो में अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।